गाइस, मैं हीरोइन का नाम चेंज करके अंतरा रखा है और आज मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है। एंजॉय कीजिए। स्माइलिंग फेस। 21 पापा ने मम्मी को किस किया। रात का वक्त बड़े से कैसल दिखने वाले पहले इस पर एक बड़ा सा विंडो जिस पर ना तो खिड़की थी ना तो पहन और चांद की रोशनी उसे अंदर आ रहा है। इधर दीवार के पास वह दोनों खड़े थे। अंतरा काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसके होठों के कोने से खून निकल रहा है। असल में अभियुक्त ने उसके होठों को अपने दांत से काट लिया था, इसलिए खून निकल रहा है। उसे काफी गुस्सा भी आ रहा है, पर फिलहाल के लिए उसे खुद को बचाना है, वरना यह आदमी कुछ भी कर सकता है। ये सोचकर वह डर की वजह से पीछे हट रही थी, पर पीछे दीवार है, हटाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तभी अचानक अभियुक्त कसकर पकड़ के उसे अपने करीब लाता है और कहता है, याद है ना 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम है, आई होप तुमने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। पढ़ाई का नाम सुनकर वह गहरी सांस लेती यार कहती है, मुझे अच्छे से मौका नहीं मिला प्रिपरेशन करने का, आपके बच्चों की वजह से वह बहुत परेशान करते हैं, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। ये सुनकर अभियुक्त उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें अच्छे से प्यार का लेसन सिखाता हूँ। उसकी बातें सुनकर वह और भी ज्यादा डर जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो, बच्चे आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे आपके, बस यही करना होता है। ये सुनकर अभियुक्त उसके पीठ पर हाथ रखता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लाते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। ये सुनकर वह घबराते हुए कहती है, नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम, अभी छोड़िए। अभियुक्त उसकी बातों को इग्नोर करके उसके गम होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमना लगता है। वह कसकर अभियुक्त की जात को पकड़ लेती है और अभियुक्त उसे चूमते हुए उसे गले लगा लेता है। तभी उनके कान में कुछ आवाज आता है और दोनों ही होश में आते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं और सामने देखते हैं। सामने सिद्धि और अभी खड़े थे। उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है अंतरा और घबराते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, सोने को बोला था ना। ये सुनकर अभी गला फाड़कर रोते हुए कहता है, यह नया घर है मम्मी, हमें डर लग रहा है, आप नहीं थे, पापा भी नहीं थे, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा था। बच्चों की बात सुनकर अंतरा प्यार से उसके सर को चूमती है और कहती है, मुझे पता है बहुत डर लग रहा है आप दोनों को, बट अभी हम दोनों हैं ना यहाँ पर। इधर सिद्धि शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, पापा ने मम्मी को किस किया। ये बोलकर वह शर्माते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख देती है, उसके गाल लाल हो चुके थे। इधर उसकी बात सुनकर अभियुक्त भी मुस्कुराता है और उसे अपने गोद में उठाकर उसके गाल को चूम लेता है और कहता है, अपने पापा की प्यारी परी को भी किस किया। और भी ज्यादा शर्मा जाती है और अभियुक्त के सीने पर कर रख देती और मासूमियत से कहती है, वह मेरी दोस्त इबा ने कहा था किस करने से प्यार बढ़ता है, अब मम्मी और पापा का प्यार भरेगा और मेरा भी। इधर उन दोनों की बातें सुनकर अभी जो रो रहा था वह एक पल के लिए शांत होता है, पर अगले ही पल वह और गला फाड़कर चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर अभियुक्त इरिटेट होते हुए कहता है, शट अप, अभी तुम्हारी बहन से सीखो, वह स्ट्रांग है और तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अभी गुस्से से कहता है, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, दोनों ही हमसे प्यार नहीं करते हैं, दोनों ही हमें छोड़कर आ गया है, आप दोनों बहुत बहुत ज्यादा बुरे हो, मुझे बात नहीं करना मम्मी से ना पापा से। ये बोलकर वह वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर अभियुक्त उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपने दूसरे गोद में उठा लेता है। अब उसके दोनों ही गोद में दोनों बच्चे थे, उन दोनों को देखा है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, आप दोनों को क्या पनिशमेंट चाहिए। ये सुनकर सिद्धि गुस्से से कहती है, गलती इस बेवकूफ लड़के ने किया है, सिद्धि ने गलती नहीं किया है, सिद्धि को पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है, इसको मिलने वाला है। ये सुनकर अभी गुस्से में कहता है, नहीं, पनिशमेंट मम्मी पापा को मिलना चाहिए, उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया, छोड़कर यहाँ पर आ गए अकेले चांद को खाने के लिए, आगे हमें भी खाना है चांद को, वह चीज जैसा है। उसकी बातें सुनकर अंतरा को हंसी आ जाता है और वह कहती है, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, चांद को खाया नहीं जाता है, वह चीज नहीं है। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, तो क्या है, चांद को क्यों खाया नहीं जाता। ये सुनकर अंतरा परेशान हो जाती है, जिसे देखकर अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है कि मम्मी को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं है चांद के बारे में। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है और उसका मजाक सुनकर अंतरा को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से से वहां से जाने लगती है। अभियुक्त भी उसके पीछे पीछे आता है और फिर अंतरा गुस्से से बिस्तर पर लेट जाती है, क्योंकि उसे बुरा लग गया था अभी उसने उसके बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती किया। इधर अभियुक्त दोनों ही बच्चों को बिस्तर पर छोड़ देता है और दोनों ही बच्चे जाकर अंतरा से लिपट जाते हैं। अंतरा अपने बच्चों को दूर नहीं करती, उन्हें अपने और करीब खींच लेती है और उन्हें सुला देती है। आधे घंटे बाद उसके दोनों ही बच्चे सो चुके थे, अब वह भी सोना चाहती है, पर कहाँ उसे नींद मिलने वाला है, क्योंकि अभियुक्त फुल मूड में है, वह नहीं छोड़ने वाला है अंतरा को।
अंतरा जो अभी अभी नींद में ही जा रही थी, अचानक उसे अपने ऊपर कुछ महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि वह भी हवा में है। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है और खुद को वॉशरूम में महसूस करती है। वह आसपास दिखती है, अभी उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा था, उसने अभी अपनी कमर में टॉवल लपेट कर रखा है। वह गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? आप ये क्या करने वाले हो? यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो? ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, ताकि मैं तुम्हें अच्छा फील करवा सकूं। काफी दिन हो गए तो मैं अच्छा फील नहीं करवाया। 30 साल बाद वही बेंगलुरु की सड़कों पर एक गाड़ी रफ्तार से दौड़ रहे थे और उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ था। वह चलाते हो गया था, तुम्हें ड्राइविंग का लाइसेंस किसने दिया? तुम्हारे अंदर इतनी खूबसूरत नहीं है क्या? ड्राइविंग करो, मेरी बीवी को दर्द हो रहा है। बोलते हुए वह अपने बगल में बैठी हुई औरत का हाथ मजबूती से थाम लेता है। वह प्रेग्नेंट थी और बहुत ही ज्यादा लेवल पर सो चिल्ला रहे थे। वह अपने आदमी की तरफ देखते और खींच के गाल पर थप्पड़ झड़ते हुए कहते हैं, तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे कहा था मेरे साथ रहो, पर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी थी ना, जो तुम्हारे से मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वह गहरी सांस भरने लगी थी। वह शख्स अपने बालों को नोचते हुए ड्राइवर की तरफ देखा है कि अचानक कोई उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। उन लोगों की आंखें डर से फैल जाते हैं। वह आदमी चलाते हुए कहता है, सर मैं तो सही से ड्राइविंग कर रहा था, मुझे नहीं पता यह आदमी कहां से मेरे सामने आ गया। मनोज जल्दी से गाड़ी से बाहर आता है और जैसे ही उसे आदमी को पालता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह चिल्लाते हुए कहता है, वह शख्स बाहर आता है और सामने लेते हुए काव्यांश को देख उसकी आंखें हारने से बड़ी हो जाती है। घुटनों पर बैठते हुए जल्दी से काव्यांश की सांस चेक करता है जो बहुत ही ज्यादा धीमी चल रही थी। खून निकल रहा था। गाड़ी बहुत स्पीड में थी जब काव्यांश एकदम उसके सामने आ गया था और जल्दी से गाड़ी में बैठे हुए कहता है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। बोलते हुए वह गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करते थे। करीब 1 घंटे की ड्राइविंग वह शख्स 20 मिनट में पूरी करता है और टू स्टेशन के साथ वह अपनी बीवी और अपने बॉस काव्यांश को सीधा हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वह शख्स अभी भी बाहर इधर उधर घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी खुद की बीवी थी जो दर्द से सीख रही थी, चिल्ला रहे थे दर्द। वह आदमी अपने कान पर हाथ रखते हुए खुद से कहता है, नहीं आ रहे हैं, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। बोलते हुए वह अपने आंसुओं को काबू करने की कोशिश में लग जाता है। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और दूसरी साइड से डॉक्टर और नर्स बाहर आ जाते हैं। उन्होंने अपना ऑपरेशन मास्क निकला हुआ था। आर्यन जल्दी से डॉक्टर के पास जा उन्हें देखते हुए पूछते हैं, सर काव्यांश कैसा है? वह ठीक तो है ना? उसे ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई? कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं हर चीज का अरेंजमेंट कर पाऊंगा। वह बहुत ही ज्यादा हाइप होते हुए डॉक्टर आर्यन को देखते हुए सर हिलाकर कहते हैं, सॉरी सर, है स्नो मोर। आर्यन के पैर लड़खड़ा जाते हैं। डॉक्टर उसे देखते हुए कहते हैं, सर उनका खून बहुत ही ज्यादा बह चुका था और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, पर शायद अब वह जीना ही नहीं चाहते थे। बोलते हुए वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। वही आर्यन धनम के साथ ही कुर्सी पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरह उसका एक नर्स बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वह मुस्कुराते हुए आर्यन पास आती है और उसके हाथ में उसे बच्चे को देते हुए कहते, कंग्रेचुलेशन सर, आपको बेटा हुआ है। आर्यन के हाथ कांप जाते हैं। वह एक तक अपने बेटे को देखने लगते हैं। उसकी आंखें बिल्कुल पीकॉक ग्रीन कलर की थी। वह कस के आर्यन की उंगली को पकड़ लेता है और मुस्कुराने लगता है। वह रो नहीं रहा था। आर्यन की आंख से एक कतरा आज सुबह गिर जाता है और वह छोटे से बच्चे को अपने गले लगा लेता है। वही कुछ छोटा सा बेबी आर्यन को बस भूल रहा था। 30 साल बाद एक टूरिस्ट जिसने करी एक ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पर व्हाइट शर्ट को नोट बनाकर कमर पर बंधा हुआ था और उसके छोटे छोटे गोल्डन कलर के बाल बिखरे हुए थे। वह एक लड़की की तरफ देखते हुए चिल्ला कर रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसे जगह पर खड़ा होना ही अपशगुन है। वहाँ पर जो कोई भी खड़ा होता है उसका मरना है। वह लड़की एकदम से पलटती है और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अली तुम इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है, मैंने तो यहाँ की कहानी भी सुनी है, बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर एक लड़की थी, शायद कहीं की रानी थी, मुझे नहीं पता, पर माँ मुझे बता रही थी कि एक राजकुमारी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके वह एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और किस्मत का खेल तो देखो, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। वहाँ पर आसपास और भी स्टूडेंट्स थे। देखने में लग रहा था वह लोग यहाँ पर तौर पर आए हैं और सारे कॉलेज स्टूडेंट से उसे लड़की की आंखों में चमक देख सब आसपास आ जाते हैं और उसे एक के आसपास खड़े हो जाते हैं। वही वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि और पता है, वह उसे लड़की ने अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार किया था, इतना कि वह अपने पति पर कभी भी आंखें बंद कर विश्वास करती थी, पर उसका पति बहुत ही ज्यादा बुरा था। इतना कि शादी की रात ही वह अपने कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था और अपनी ही बीवी के सामने उसके साथ वह सब कुछ कर रहा था जो एक पति सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करता है। मुझे तो सुनकर ही गूसेबम्स आ रहे हैं। इनफैक्ट तभी उन भीड़ में से एक लड़का चीखते हुए कहता है, क्यों भाई, उसकी बीवी खूबसूरत नहीं थी क्या? वह लड़की बहुत ही अदा से अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए कहते हैं, वह इतनी खूबसूरत है कि अगर एक बार कोई भी उसे पर नजर चली जाए तो वह उसका
उसका दीवाना हो जाता था। इतनी खूबसूरत थी, लोगों से देखकर ब्रेथलेस हो जाया करते थे। और तुम लोग उसकी खूबसूरती की बात कर रहे हो, तुम जानते ही क्या हो आखिर उसके बारे में। उसे लड़की का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। तभी भीड़ में ऐसी दूसरी लड़की रहती है। अरे तुम उसका छोड़ो ना, आगे बताओ आगे क्या हुआ था। वह लड़की मुस्कुराते हुए अली के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ डालते हुए कहते हैं, 23 बेबी एप्पल। अंतरा बस अभियुक्त को देखे जा रहे थे और अभियुक्त उसके आंखों में खोए हुए देख रहा था। तभी अचानक अभियुक्त धीरे से उसके साड़ी को नीचे से खिसकते हुए ऊपर कर देता है और उसके पैरों को सहलाने लगता है। इससे अंतरा घबरा जाती है और उसके हाथ को पकड़ के कहती है, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे प्लीज, ऐसा मत करिए, बच्चे सो रहे हैं, आपको क्यों बार बार पागलपन का दोहरा चढ़ता है, देखिए। ये सुनकर अभियुक्त उसकी होठों पर उंगली रखता है और कहता है, तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हें इतना जल्दी छोड़ दूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए बेबी डॉल। वैसे भी तुम मेरी प्यारी बेबी एप्पल लाल सेब हो जिसे मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं दिल्ली खाना चाहता हूं। की बात सुनकर छाया को याद आता है कैसे यह आदमी जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी बहाने ढूंढता था उसके साथ वह सब कुछ कहने का। आज भी यह वही करना चाहता है, पर वह ऐसा कैसे करने दे सकती है? वह भी ऐसा नहीं करने दे सकती है। अगर यह शुरू हो गया तो रुकेगा नहीं। उसे अच्छे से बताएं इसे कितने ज़्यादा बेसब्री से रात का इंतजार रहता है। जब से उनकी शादी हुई है तब से नहीं कुछ रात है जब यह आदमी उसके करीब नहीं आया है, वरना एक भी रात ऐसा नहीं है क्या जब भी आदमी उसके करीब नहीं आया है। उसे तो याद भी नहीं है शादी के बाद वह कब चैन की नींद सोई थी। ये सब सोते हुए वह भी उसको देख रही थी। अभियुक्त भी उसके होठों को ही ध्यान से देख रहा है। कुछ देर बाद अभियुक्त अपने बेल्ट को खोलते हुए कहता है, बेबी एप्पल, आई वॉन्ट टू FHCKU एंड आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई विल FHCKU राइट नाउ। उसकी बातें सुनकर अंतरा बस उसे हैरानी से देख रही थी। वह अच्छे से समझ पा रही है कि यह बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं है, यह अभी शुरू हो जाएगा। ये सोचकर वह अपने हाथ को धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वह रोके आदमी को, पर यह आदमी एकदम से उसकी कलाई को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ करके वह उसकी गर्दन को चूमने लगता है। वह महसूस कर पा रही है कि आदमी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, ये बिल्कुल खुद को रोकने नहीं वाला है। ये सोचकर वह हार मान लेती है। तभी अचानक उसे काफ़ी दर्द महसूस होता है और वह कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और दर्द से कहती है, रुक जाए ना, दर्द हो रहा है मुझे। ये सुनकर अभियुक्त हैरानी से उसके चेहरे को देखा है और कहता है, पर तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, क्या मैं ये जान सकता हूँ? ये सुनकर वह उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करके कहती है, शायद मुझे चोट लग गया है काफ़ी ज़्यादा मेरे पैरों में, इस वजह से अभी छोड़िए ना, आप ऐसा करना बंद करिए, काफ़ी रात हो चुका है और 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम भी तो है ना और मुझे सुबह उठकर पढ़ाई करना है, वरना आप नहीं छोड़ोगे और अगर आपके बच्चे उठ गया तो वह मुझे पढ़ाई नहीं करने देंगे, बहुत परेशान करेंगे, इसलिए रात में जल्दी सोना ज़रूरी है। ये सुनकर अभियुक्त उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर घूमते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हें मौका दिया था सोने का पर तुम नहीं सोई, तुम जगती रहे और मैं कहीं पर जा रहा था जरूरी काम से, पर तुमने मुझे रोक दिया और अब मेरी ज़रूरत का पूरा नहीं करोगे। ये सुनकर वह अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, पर अभियुक्त उसके जबड़े को पकड़ के उसके चेहरे को अपने करीब करता है और अपनी सांसों को उसके चेहरे पर छोड़कर कहता है, नहीं, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कुछ ही देर में पूरे कमरे में अंतरा की आहें सुनाई देने लगता है। इधर आयुक्त ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर लेता है और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा भूख महसूस करके अभी उठ जाता है, अपनी आंखों को मारते हुए उठकर बैठ गया था। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है, उसे फीडिंग करना है। वह नींद भरी आवाज़ में कहता है, मुँह में भूख लगा है। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है अंतरा और अपने ऊपर से अभियुक्त को हटाने की कोशिश करती है। घर बेटे की आवाज़ सुनकर अभियुक्त एकदम रुक जाता है और फिर अंतरा को देखा है। अंतरा उसके आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है, नहीं अभी नहीं। अभियुक्त गहरी सांस लेकर उसके ऊपर से हट जाता है और अपने बैग को पास से उठा लेता है और उसे पहनते हुए बाहर चला जाता है और उसे ज़्यादा देखकर वह जल्दी से उठकर बैठ जाती है और ब्लैंकेट को खींचकर खुद को ढक लेती है और फिर अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है। वह अभी भी अपनी आंखों को माल रहा है, जिसे देखकर अंतरा उसकी आंखों से उसके हाथ को हटती है और कहती है, बेटा यह आप क्या कर रहे हो, ऐसा करना बंद करो, आंखों में चोट लग जाएगा, आपको भूख लगा है, आपको फीडिंग करना है। ये सुनकर वह हाँ में सर हिलाता है, जिसे देखकर अंतरा उसे फीडिंग करवाने लगती है। दूसरी तरफ अभियुक्त वॉशरूम में था। वह गुस्से से दिवाकर मुक्का मारता है क्योंकि उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा है अपने दोनों बच्चों पर। उसे अपने बच्चों की वजह से अपनी ज़रूरत को अधूरा छोड़ना पड़ता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने बच्चे लिए ही क्यों है, उसे इतनी जल्दी बच्चे नहीं करना चाहिए था। बच्चों की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने में। उसे अपने बच्चों से ना तो किसी से भी मतलब है, उसे बस अपनी ज़रूरत को पूरा करना है जो अंतरा करती है।
वह गुस्से से एक गहरी सांस लेता है और फिर इंतजार करने लगता है कब उसके बच्चे सोते हैं और उसे मौका मिलता है। 24 नजर रखना अंतरा पर। अगले दिन सुबह अंतरा धीरे धीरे आंखें खोलकर बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और देखते हैं उसके दोनों ही बच्चे झूले पर सो रहे हैं और अभियुक्त ने उसे कसकर पकड़ के रखा है। ये देखकर अंतरा एसएससी के हाथ को अपने ऊपर से हटकर उठ जाती है बिस्तर से और उठकर वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है और अपने बाल को पूछते हुए कुछ सोचने लगती है। उसकी पिछली जिंदगी में वह इस घर आ चुकी थी और यहाँ पर ही अभियुक्त का राज छिपा हुआ है। अगर एक बार वह उसे राज को जान जाती है तो कोई नहीं रोक सकता है अभियुक्त को उसकी बात मानने से। अभियुक्त उसकी बात मानेगा, वह अभी उसको ब्लैकमेल कर सकती है क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना है और अभियुक्त से भी तो बदला लेना है, सबसे बदला लेना है, उसे बहुत कुछ कहना था। ये सोचते हुए वह स्टडी रूम चली जाती है। स्टडी रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल लाइब्रेरी जैसा। वह पहली बार स्टडी रूम के अंदर आई थी। यह जगह काफ़ी ज़्यादा आलीशान है। वह जल्दी से बड़े से आलीशान से अलमीरा के पास जाती है और फिर सारे चाबियां को देखते हैं। उसने चुपके से यह चाबी ले लिया था। वह चाबियां से खोलकर सारे फाइल को देखने लगती है। सब कुछ देखते हुए वह अपने मन में सोच रही थी कुछ तो उसे मिलेगा यहाँ से जो उसके बहुत ज़्यादा काम आए। बस एक बार उसे वह चीज़ मिल जाए, उसके बाद अभियुक्त भी उसके हाथ में आ जाएगी। अब उसे कुछ भी करके बदला लेना था। तभी अचानक उसका ध्यान कैलेंडर पर जाता है। आज 19 तारीख है और कल 20 तारीख, 19 अक्टूबर रविवार का दिन और कल सोमवार है 20 अक्टूबर। कल के ही दिन तो उसके मम्मी पापा की मौत हुआ था। उसके हाथ से सारी चाबी नीचे छूट जाता है और फाइल भी, और वह मन में कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। इस बार मुझे मेरी मम्मी पापा को बचाना है, बिना वो दोनों जल्लाद मार डालेंगे। मैं इस बार उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। इस बार मुझे बचाना है। आज ही के दिन वह लोग निकले थे आश्रम के लिए और कल आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। उन लोगों का मम्मी पापा, उनके अलावा मेरा है ही कौन अपना, और बस मेरे बच्चे, बस यही 4 होता है जो मेरे सबसे ज़्यादा अपने पहले नहीं हो सकती हूँ। और उन लोगों ने मेरे अपनों को ही मार डाला था। ये सोचकर वह जल्दी से सारे फाइल वगैरह ठीक से रखकर स्टडी रूम से निकल जाती है और फिर बाहर जाने लगती है। बाहर आकर वह बड़े से गेट को खोलने की कोशिश करती है पर बॉडीगार्ड गेट को खोलते ही नहीं। वह गुस्से से कमरे में आ जाती है और अभियुक्त को उठाते हुए कहती है उठिए, आप उठाते क्यों नहीं। ये सुनकर अभियुक्त उठ जाता है और उसे अपने करीब खींच लेता है और गुस्से से उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है क्या हुआ है तुम्हें, क्या कल रात का मेरा प्यार कहीं नहीं था। ये सुनकर वह गुस्सा से कहती है मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। अभियुक्त कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता रहता है क्योंकि यह लड़की कभी बाहर नहीं गई, इसमें कभी भी बाहर जाने के बारे में नहीं बोला था और आज अचानक बाहर जाना चाहती है। इधर अंतरा को पता है यह आदमी उसे मना कर देगा, फिर भी वह हिम्मत करके पूछने आई थी अगर हाँ कर दे। ये सोच करवाई थी। तभी उसे हैरान करते हुए अभियुक्त कहता है ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ड्राइवर को लेकर जाना, बच्चों को भी लेकर जाना और तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे। ये सुनकर अंतरा को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। यह अच्छा ही था, बॉडीगार्ड जा रहे थे और वह अपने बच्चों के बिना भी नहीं जा सकती है, उसे बच्चों का भी ख्याल रखना था। उसके बाद अभियुक्त उसे छोड़ देता है और उठकर वॉशरूम चला जाता है। अंतरा जल्दी से बाहर आ जाती है और अपने बच्चों को उठा लेती है अपने गोद में, फिर बाहर आता है और गली में बैठ जाती है। ड्राइवर भी आ जाता है और वहां से वह लोग निकल पड़ते हैं। इधर अभियुक्त अपने असिस्टेंट को देखा है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है अच्छे से नजर रखना, वह क्या करती है, कहाँ जाती है, पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे देना, मैं भी तो देखूं जा कहाँ रही है। ये बोलकर वह उसे चाबी को देखने लगती है जो जल्दबाजी में अंतरा आके हाथ से नीचे गिर गया था। और उसके बाद उसने अपने स्टडी रूम का सीसीटीवी फुटेज देख जहां पर अंतरा कुछ ढूंढ रही थी। उसे समझ आ गया इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इधर अंतरा पिचकारी में बैठे हुए जल्दी से अपने मम्मी पापा को फोन करती है। उधर उसके मम्मी पापा तैयार हो चुके थे अनाथ आश्रम में जाने के लिए। तभी पापा का फोन बजता है और पापा फोन उठा लेते हैं। उसे पर से अंतरा कहती है पापा आप मम्मी को लेकर निकल गए हो अनाथ आश्रम के लिए। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं हाँ बच्चा, हम बस तैयार हो रहे हैं, कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। तुम अभी कैसे हो और वह दोनों कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा अपने दोनों बच्चों को देखते हैं और मुस्कुराते हुई है वह दोनों बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ ही है, मैं भी घर के लिए ही निकल पा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, हम एक साथ जाएंगे। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। ये बोलकर वह फोन काट देता है और अंतरा फोन को ध्यान से देखने लगती है। शायद इस बार वह अपने मम्मी पापा को बचा ले, इस बार वह दोनों उसकी मम्मी पापा के साथ कुछ ना कर पाए। इसी उम्मीद से अंतरा निकल पड़ी थी अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए। 25 खतरे में है अंतरा अनाथ आश्रम के बाहर गाड़ी रुकती है और फिर गाड़ी से जल्दी से बाहर निकलती है
और उसके बाद दोनों बच्चों को अपने गोद में उठा लेती है और फिर अनाथ आश्रम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक इवेंट चल रहा है जहाँ पर उसके पापा आए थे। बिजनेस में प्रॉफिट की वजह से उसके पापा ने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया था यहाँ पर, इस वजह से आज अंतरा के पापा को सम्मानित किया जाएगा। अंतरा खुजली तो थी पर उसके दिल में एक अजीब सा डर है। अंतरा जैसे जैसे अंदर जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ रहा है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह सच में पड़ जाती है। मेरी पिछली लाइफ में हमें अगले दिन पता चला था मम्मी पापा की मौत हो चुका है, पर हुआ तो आज ही था ना, मतलब आज ही के दिन मम्मी पापा की मौत होगी और उनके साथ काफ़ी सारे बच्चे और लोगों की भी मौत हो चुका था। यहाँ पर बहुत ज़ोरों से आग लग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बच्चों को यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था, मैंने गलती कर दिया बच्चों को यहाँ पर लाकर। ये सोचकर अंतरा परेशानी से अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ उसके पापा स्टेज पर चले गए थे और अनाउंसमेंट हो रहा था। उसके पापा के हाथ में चेक है जिन्हें वह डोनेट करने वाले थे, 20 लाख का चेक। अंतरा आसपास देखने लगती है, तभी उसे स्टेज के पास भाई और भाभी दिख जाता है जो कुछ बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वह समझ जाती है इन लोगों ने अपना चाल चलन शुरू कर दिया है, पर अभी उसे पहले अपने बच्चों को सेव करना था। ये सोचकर बहुत जल्दी से अपने बच्चों को बाहर जाकर गाड़ी में छोड़कर आती है और कहती है, बच्चों प्लीज़ बाहर मत आना जब तक मम्मी ना कहे। मम्मी कुछ देर में ही आ रही है, आप लोग कहीं मत जाना, शैतानी बिल्कुल मत करना और ड्राइवर इन्हें लेकर सीधा घर चले जाओ, इन्हें अभियुक्त के पास छोड़ देना। ड्राइवर हाँ कहता है और बच्चों को लेकर चला जाता है और अंतरा फिर से अनाथ आश्रम में चली जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी सारे गुंडे जो इस जगह को देखते हुए अंदर आ जाते हैं और एक गुंडा जो काफ़ी ज़्यादा मोटा और तगड़ा था और कल था और उसके नाक के बीच में एक बड़ा सा बाली था, वह अपने एक उंगली से उसे सहलाते हुए कहता है, वह 20 लाख भी हम ले लेंगे। दूसरा वाला आदमी कहता है, हाँ उसे भी क्यों ही छोड़ेंगे, आज तो बहुत ज़्यादा कमाई हो चुका है, पहले हमें हर जगह बम फिट करना है और उसके बाद खासकर उन बुद्ध और बुद्धियों को ख़त्म करना है। ये सुनकर तीसरा वाला आदमी कहता है, पहले हमें हमारा काम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर अंतरा जो वहाँ से ही गुजर रही थी वह सुन लेती है उन लोगों की बात। ये सुनने के बाद वह अपने मुंह पर हाथ रख देती है और मन में कहती है, हे भगवान, हे महाकाल, अब क्या मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे मौका नहीं मिलेगा उन्हें बचाने का। यह इतने सारे लोग और मैं अकेले, कोई मेरे बात पर यकीन भी नहीं करने वाला है, क्या मुझे अभियुक्त से मदद लेना चाहिए। कुछ देर तक सोचती रहती है, तभी उसे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देता है और वह जल्दी से उसे साइड जाती और देखते हैं उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसके पास बहुत कम वक्त बचा है, उसे जल्दी से सब कुछ सही कर रहा था, पर वह अकेली थी। उसे खुद पर लाचारी महसूस हो रहा है कि उसे दूसरा मौका मिलने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पा रही है। वह ये सब सो ही रही थी कि अचानक बहुत जोरों से कहीं पर ब्लास्ट करता है और वह अपने मुंह पर हाथ लगी रहती है, जल्दी से उसी जगह पर चली जाती है। वह दूसरा वाला साइड था। इधर सभी लोग डर गए थे और इधर उधर भागने लगे थे। उसके मम्मी पापा भी काफ़ी डर गए थे। अंतरा भागते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ कर कहती है, मम्मी पापा बाहर चलो जल्दी से, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर उसके पापा घबराते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, हम नहीं जा सकते हैं, बच्चों की जान चली जाएगी। ये सुनकर अंतरा घबराते हुए कहती है, आप लोगों की भी तो जान खतरे में, आप पहले बाहर जाइए, मैं देख लूंगी, आप फिक्र मत करिए, मैं अभियुक्त को बुलाती हूँ, वह रेस्क्यू कर लेंगे। दूसरी तरफ अभियुक्त ऑफिस में था और उसके बच्चे उसके सामने खड़े थे। उसे काफ़ी हैरानी होता है और वह अपने बच्चों से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम। दोनों ही बच्चे पापा से बहुत डरते हैं, इसलिए वह दोनों डरते हुए कह देते हैं, वह असल में पापा मम्मी ने हमें यहाँ पर भेज दिया, हमें नहीं पता कि इसलिए। अभी उसको काफ़ी अजीब लगता है और वह अपने फ़ोन को निकाल कर अंतरा को कॉल करता है, पर वह फ़ोन नहीं उठाती। वह समझ आता है कुछ तो हुआ है, इसलिए वह जल्दी से बच्चों को अपने असिस्टेंट के पास छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ अंतरा अपने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती वहां से बाहर निकालने के बाद अंदर आ जाती है और जल्दी से बच्चों को बाहर निकलने लगती है, पर वह अकेले कब तक करती। वहां पर और भी काफ़ी सारे लोग थे जो खुद की जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर बच्चों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वह अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचा रही थी। वह 2 बच्चों को अपने गोद में उठा लेती है और बाहर जाने लगती है। तभी उनके सामने बहुत जोरों से आग जल उठता है, क्योंकि आज हर जगह फैल चुका था, ये जगह चल रहा था। पर वह मन में महाकाल का नाम लेकर बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। अभी भी काफ़ी सारे बच्चे थे, उन्हें भी बचाना है। 26 लिटिल बेबी एप्पल, आर यू ओके नाउ। अंतरा डरते घबराते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वह एक बच्चे को लेकर वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक और दीवार जाकर गिरता है और डर की वजह से वह नीचे गिर जाती है और उसका सर किसी दीवार से जाकर टकराता है और वह अपने मन में बोलने लगती है,
हे महाकाल, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अगर आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है तो फिर क्यों मुझे शक्तियाँ नहीं दिया? क्यों मुझे ऐसे ही भेज दिया? मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पुनर्जन्म होने के बावजूद मैं वही कमज़ोर ही हूँ। आपको आपकी शक्तियाँ मुझे देना चाहिए था। आप शक्ति दे मुझे ताकि मैं सब कुछ संभाल पाऊँ और बदला भी ले पाऊँ। मुझे इंसाफ चाहिए और जो मैं करना चाहती थी मैं वह भी करना चाहती हूँ। मुझे कुछ करना है। मेरे सपने, मेरे बच्चे, इस बार क्या मेरे बच्चों से जुदा हो जाऊंगी? ये बोलते हुए वह बेहोश हो जाती है। अंतरा धीरे धीरे आंखें खोलता है और खुद को दूसरी ही दुनिया में पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वही कौन सी जगह पर आ गई है। ये जगह उसे काफ़ी ज़्यादा अद्भुत लग रहा है। उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखा है। ये जगह उसके लिए बहुत ज़्यादा अनोखा है। आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसे सामने एक बहुत ज़्यादा रोशनी दिख रहा है। वह खड़ी हो जाती है और आसपास देखते हुए मन में कहती है, यह मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कौन सी जगह है? महाकाल, मैं आपसे शक्ति मांगी थी, ऐसी जगह नहीं है। मैं कहाँ आ गई हूँ? उसने इतना बोला ही था कि उसके कान में किसी की आवाज़ आता है, तुम अभी खुद में ही हो, तुम खुद का दिमाग में हो। ज़रा ध्यान से खुद को देखो और मुझे देखो, पहचान की कोशिश करो। तुम्हारे पास बहुत शक्ति है जिसे तुम इस्तेमाल कर सकती हो, बस पहचान की कोशिश करो। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और सामने देखती है। सामने उसे बिल्कुल खूब खुद के ऐसे ही एक खूबसूरत लड़की दिखती है। उसे समझ नहीं आता कि यह लड़की कौन है और यह उसके जैसे कैसे दिख सकती है, इसलिए वह हैरानी से कहती है, कौन हो तुम और मेरे जैसे कैसे दिख रही हो तुम? ये सुनकर वह हंसते हुए कहती है, तो खुद को ही पहचान नहीं सकती तो तुम कैसे सबको बचाओगी, कैसे बदला लोगी? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब यही कि खुद को नहीं पहचान सकती हो तुम? मैं तुम ही हूँ और तुम मैं। मुझे बाहर आने दो, मुझे अंदर मत रखो, मुझे बाहर आने दो। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वक्त आ गया है तुम्हें अपने बुराई को बाहर लाने का। अगर बुराई और अच्छा ही मिल जाए तो बहुत ताकतवर हो जाता है। अगर तुम अपने बुराई को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम ज़रूर कामयाब होंगे। इसके लिए तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें शांत रहना है और सोच समझ कर कुछ भी बोलना है या करना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। यह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। वह महाकाल है जिसने तुम्हें दूसरा मौका दिया है और अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। बस एक बार मुझे बाहर आने दो। तुमने बचपन से लेकर अब तक मुझे खुद में छुपा कर रखा है। अगर तुम मुझे पहले ही निकलती तो कभी ऐसा नहीं होता। उसकी बातें सुनकर अंतरा हैरानी से कहती है, क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आ रहा है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर वह हंसते हुए कहती है, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मैं तुम्हारी बुराई हूँ। मुझे बाहर निकालो, क्योंकि जहर जहर को मारता है, बुराई बुराई को मारेगी। बस बुराई को अच्छाई से इस्तेमाल करो और मुझे बाहर आने दो। ये बोलते हुए वह अंतरा के इर्द गिर्द घूमते लगती है और अंतरा अपने कान पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहती है, चाहती हो तुम बाहर आओ? अगले ही पल उसका अक्ष उसके अंदर समा जाता है और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को खोल देती है और खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है। वह हैरान हो गई थी, यह कौन सी जगह है? वह एक बेहद खूबसूरत से बेडरूम में है जिसका इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट है। उसे याद नहीं था ये जगह कौन सा है, यहाँ पर कभी आई है या नहीं आई है। तभी उसका ध्यान बालकनी के पास खड़े आदमी पर जाता है जो कॉफ़ी पी रहा है। वह हैरान हो गई थी। वह उठकर जल्दी से उसके पास जाती है और उसके पीठ पर हाथ रखती है और वह आदमी जिसने शर्ट नहीं पहना हुआ था, बस ब्लैक लोअर पहना हुआ है, वह उसकी तरफ देखा है या और कोई नहीं अभियुक्त है। अभियुक्त को देखकर वह हैरान हो जाती है। इधर उसे उठ गया देखकर अभी उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लिटिल बेबी एप्पल लाल सेब, यू ओके नाउ? ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, क्या तुम्हें मैं ठीक लगती हूँ? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? और हम तो अनाथ आश्रम में थे, उन सब का क्या हुआ? ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, वह सब ठीक है, किसी को भी चोट नहीं आया है, वह सब अपने अपने घर पर है और अगर तुम अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती हो तो कर सकते हो, वीडियो कॉल कर लो, वह लोग घर पर है और सब ठीक है। ये सुनकर वह बिना एक्सप्रेशन से कुछ देर तक अभियुक्त को देखते हैं और कहती है, क्या हुआ था वहाँ पर और मैं यहाँ पर कैसे पहुँची, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करोगे? ये सुनकर अभियुक्त ध्यान से अपनी कॉफ़ी के मग को टेबल पर रखता है और एकदम से अंतरा को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कमर को अपने दोनों हाथों से जाकर लेता है। अंतरा के सीने पर हाथ रख देती है और अभियुक्त अपने गहरी आवाज़ में कहता है, मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच चुका था और मैं सबको बचा लिया, पर बचाना तो मैं तुम्हें चाहता था, पर पता नहीं कैसे वह लोग भी बच गए, किसी को भी थोड़ा सा भी चोट नहीं आया, बट तुम्हारे भाई भाभी को मैंने देखा था। ये सुनकर अंतरा अपनी ठंडी आवाज़ में कहती है, जब तक मैं अपनी आंखों से देखा नहीं लेता कि सब सही है तब तक मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगी। अभियुक्त उसे अपने और करीब खींच लेता है और अपने आवाज़ को और भी डीप करके कहता है, लिटिल बेबी एप्पल लाल सेब, सिंस व्हेन डिड यू चेंज? ये सुनकर वह बस हल्का मुस्कुराती है और उसे धक्का देकर पीछे हटते हुए कहती है, तुम मुझे दिखाने ले चलोगे या मैं खुद जाऊं? ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, व्हाई नॉट?
लेट मी टेक यू अलोंग लिटिल बेबी एप्पल लाल सेब। पर तभी उसे याद आता है कि उसके बच्चे कहाँ गए। उसे अपने बच्चों के बारे में भी जानना था। उसने अपने बच्चों को देखा ही नहीं था जब से वह होश में आए हैं। और उसके दिमाग की बातें समझते हुए अभियुक्त कहता है, डोंट वरी बेबी एप्पल बेबी, इट्स ऑफ। ये सुनकर वह गुस्से में कहती है, मुझे बच्चों के पास लेकर चलो और आश्रम में भी लेकर चलो। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, व्हाई नॉट। उसके बाद वह दोनों निकल पड़ते हैं आश्रम के लिए। थोड़ी देर में आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंचकर अंतरा देखी है वहां पर उसके मम्मी पापा भी मौजूद थे और सभी काफी ज्यादा चिंता में है। और सारे बच्चे और जो कोई भी अनाथ आश्रम में रहते थे वह सब वहां पर थे और फिर से अनाथ आश्रम को ठीक किया जा रहा है। काफी जगह जल चुका है पर शुक्र है कि सभी जिंदा है, किसी को भी छोड़ नहीं आया है। दूसरी तरफ अंतरा की भाभी सिया गुस्से से अंतरा भाई को देखते हैं और चिल्लाते हुए कहती है, कैसे कैसे ये सब कुछ हो गया। सब कुछ तो हमारे प्लान के मुताबिक थे और तुम्हारे मम्मी पापा, उन्हें तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। कैसे वह लोग जिंदा बच गया है और उन लोगों को दोहरा ही क्यों चढ़ा है अनाथ आश्रम के लिए डोनेट करने का। और उन्होंने आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे बहन के नाम कर दिया। वह सब कुछ हमारा है, हम सबको रास्ते से हटा देंगे। और कब तक ऐसे अच्छा का मुखौटा पहनकर हम उनके सामने रहे, मुझे सब कुछ चाहिए। ये सुनकर अंतरा का भाई अखिल कहते हैं, प्रिया शांत हो जाओ, मैंने पूरा कोशिश किया ना, बट नहीं हुआ। हमें कुछ और करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। वैसे भी उसका पति बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम उसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम उसके पति के आगे कुछ भी नहीं है। तुमने देखा नहीं कैसे वह बड़ा सा ट्रक लेकर आया। ये सोचते हुए वह याद करने लगते हैं कल क्या हुआ था। 27 आप अपनी लिटिल एप्पल को नहीं बचाएंगे। रोड के दूसरी ओर एक बड़ा सा ट्रक सामने खड़ा था और कुछ ही दूरी पर एक काली गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर अभियुक्त अपने असिस्टेंट अग्नि के साथ बैठा हुआ था। अग्नि उसके बगल में ड्राइविंग सीट पर था। वह काफी देर तक जलती हुई उस जगह को देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे उन लोगों को बचाना चाहिए। ये सुनकर अग्नि अपने होठों के बीच में दबाए हुए सिगार का एक कश भरते हुए कहता है, यस ऑफ कोर्स, आपको बचाना चाहिए उन लोगों को। यह जरूरी है, वरना क्या ही फायदा इतना सब कुछ होने का, दूसरी जिंदगी मिलने का। आपको अपनी गलत कामों को ठीक करना चाहिए। अग्नि बिना किसी भाव के ये सब कहता है और फिर अपने होठों के बीच से सिगार को निकालकर धुआं हवा में उड़ाते हुए कहता है, तो फिर क्या करेंगे अब, बचाएंगे उन्हें। ये सुनकर अभियुक्त गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतर जाता है और ट्रक के पास जाने लगता है। ये देखकर अग्नि भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अभियुक्त ट्रक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चाबी लेकर आओ इसकी। ये सुनकर अग्नि इधर उधर देखता है और उसे ट्रक का ड्राइवर दिख जाता है। वह उसके पास जाकर चाबी छीन लेता है और फिर अभियुक्त को देते हुए कहता है, ये लीजिए। अभियुक्त चाबी ले लेता है और ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद अग्नि भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। वह ट्रक कोई छोटा ट्रक नहीं था, वह एक बहुत बड़ा ट्रक था। अभियुक्त ट्रक को बहुत ही तेजी से चलाते हुए अनाथ आश्रम के गेट को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। हर जगह आग लगी हुई थी और सारे बच्चे एक कोने में डरे हुए खड़े थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितने ज्यादा डरे हुए थे। किसी भी समय उन पर दीवार गिर सकती थी और वो मर सकते थे। इधर अभियुक्त अपने असिस्टेंट अग्नि को देखता है और अग्नि अपनी ठंडी आंखों से कुछ देर बच्चों को देखता है। फिर वह ट्रक का गेट खोलकर बाहर निकलता है और एक साथ 3-4 बच्चों को उठाकर ट्रक में भर देता है। इसी तरह वह सारे बच्चों को ट्रक में भर देता है। इसके बाद वह इधर उधर देखता है और तभी उसे सामने स्टेज के पास एक माइक दिखता है। वह उसे उठा लेता है, मुस्कुराता है और उसके हाथ से अजीब सी चमक निकलती है। फिर वह माइक में कहता है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी ट्रक में चढ़ जाओ। ये सुनकर जहाँ भी लोग छुपे हुए थे वो सब जल्दी जल्दी ट्रक में चढ़ जाते हैं। अग्नि भी जल्दी से ट्रक में आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में सभी लोग ट्रक में बैठ चुके होते हैं। फिर ट्रक सारे दीवारों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और अनाथ आश्रम बुरी तरह जलने लगता है। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड भी आ जाती है। इधर ड्राइविंग सीट पर बैठा अभियुक्त शांत होकर अनाथ आश्रम को जलते हुए देख रहा था। ये देखकर अग्नि कहता है, आप अपनी लिटिल एप्पल को नहीं बचाएंगे। अभियुक्त उसकी बातों का जवाब नहीं देता। वह खामोशी से देखता रहता है और जब आग बुझ जाती है वह ट्रक से उतरकर अंदर चला जाता है। अग्नि वहीं खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता है। अनाथ आश्रम के अंदर एंटर करते ही अभियुक्त चारों ओर देखता है और उसे एक जगह पर अंतरा बेहोश पड़ी मिलती है। वहां सब कुछ जल चुका था पर अंतरा पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वह बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर अभियुक्त के होठों के कोने हल्के मुड़ जाते हैं।
वह अंतरा के पास जाकर उसके जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, मुझे पता था कि बहुत जल्दी तुम बदलने वाली हो। तुम्हारी शक्तियां बाहर आने वाली हैं। शुरुआत हो चुकी है। अब ये तुम पर है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करती हो। बाकी मेरा जो मन करेगा मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा। तुम पूरी दुनिया से लड़ सकती हो पर मुझसे नहीं, क्योंकि यहाँ तुमसे भी ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। ये कहकर वह अपने जेब से एक जादुई पत्थर निकालता है जो नीले रंग का था और बहुत चमक रहा था। धीरे धीरे पत्थर का रंग लाल होने लगता है। वह उसे पत्थर अंतरा के हाथ में रखता है और पत्थर तुरंत ठंडा हो जाता है। फिर वह पत्थर वापस अपने कोट की जेब में रखता है और अंतरा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से गायब हो जाता है। किसी को यह नहीं पता चलता कि वो दोनों कब आए और कब चले गए। दूसरी ओर अंतरा की भाभी सिया ने अभियुक्त को ट्रक में देख लिया था। वह गुस्से से कहती है, इसने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। इसकी वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर यह ऐसा नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ है। ये कहते हुए वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। ये सब याद करते हुए अभियुक्त अंतरा को ध्यान से देख रहा था और अंतरा भी हैरानी से उसे देख रही थी। अगले ही पल अभियुक्त उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है, सब हमें देख रहे हैं, ये हमारा बेडरूम नहीं है। अपने मम्मी पापा से बात करो। और जहाँ तक हमारे बच्चों की बात है वो मेरे मम्मी पापा के पास हैं। वो दोनों एकदम सेफ हैं। शायद अभी सो रहे होंगे। अभियुक्त उसकी कमर को पकड़ता है और कहता है, तो फिर अब घर चला जाए। कब तक यहाँ रहेंगे हम? वैसे भी मुझे तुम्हें प्यार करना है। तुम्हें प्यार करने का मन हो रहा है, बहुत ज्यादा। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। तुम्हें मेरा टॉर्चर बर्दाश्त करना है लाइफ टाइम के लिए। एंड रिमेंबर कि मैं शुरुआत में तुमसे क्या कहा था, लाइफ टाइम के लिए तुम्हें ये बर्दाश्त करना है। चाहे वह पहले हो या अब हो, फिर से वह चीज़ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार बदलने वाला नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा, भले ही दुनिया वालों के लिए और बच्चों के लिए बदल जाऊँ। तुम्हें इसे ही एक्सेप्ट करना है, पर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा बदल सकता हूँ। अंतरा उसकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। वह हैरानी से कहती है, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ तक हमारे बच्चों की बात है, वो बहुत छोटे हैं और उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी उन लोगों के साथ। मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मुझे मेरे बच्चों के पास लेकर चलो। ये सुनकर अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जरूर, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा, पर उससे पहले मुझे एक किस चाहिए। अंतरा गुस्से में कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा दिमाग शायद खराब हो चुका है जो तुम बार बार ऐसी बात कर रहे हो। मेरे पास इतना खाली फोकट का टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें किस करती रहूं। मैं नहीं करने वाली हूँ। मुझे घर लेकर चलो। अभियुक्त उसे सुनकर एक दीवार के पास ले आता है। वह उसे दीवार से सटाकर अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाता है और गहरी आवाज में कहता है, नहीं, मैं तब तक नहीं ले जाऊंगा तुम्हें जब तक तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं करती। मेरी डिमांड पूरी करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अंतरा इधर उधर देखते हुए कहती है, आसपास बहुत लोग हैं, सब हमें देख रहे हैं। छोड़ो ये बदतमीजी करना, बंद करो यहाँ पर। मेरे मम्मी पापा भी यहाँ हैं। हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारा प्राइवेट बेडरूम नहीं है। अभियुक्त ये सुनकर उसके बालों को कसकर पकड़ता है और कहता है, गुस्सा क्यों दिखा रही हो? गुस्सा दूसरों को दिखाओ, मुझे नहीं। मेरे सामने तुम्हारा गुस्सा और खोखली धमकियां नहीं चलेंगी। अगर करना है तो हिम्मत से कुछ करके दिखाओ, सिर्फ मुंह से मत कहो। धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। देने के लिए तो कोई भी धमकी दे सकता है, पर करके जो दिखाता है वही असली किंग कहलाता है। और तुम किंग नहीं हो, ना ही तुम क्वीन हो। पहले खुद को क्वीन बनाओ। 28 वह बस 20 साल की है और तुम 32 के। अभियुक्त की डिमांड सुनकर अंतरा घबरा जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इधर अभियुक्त कुछ देर तक तो खामोश रहता है, और जब वह देखता है कि अंतरा कुछ नहीं कह रही है, तो वह उसकी चुप्पी को हाँ समझकर उसके जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होंठों पर अपना होंठ रखकर उसे चूमने लगता है। काफी देर बाद वह उसके होंठों को छोड़ता है, फिर उसके बालों को ठीक करते हुए उसके माथे को चूमता है और कहता है, बच्चों के पास जाना है। ये सुनकर वह हाँ में सिर हिलाती है। अभियुक्त उसके होंठों को हल्के से छूता है और कहता है,
डू यू रिमेंबर यू हैव एन एग्जाम टुमारो। ये सुनकर वह अभियुक्त को देखने लगती है। उसे अभी भी याद था कि वह फेल हो गई थी और वकील नहीं बन पाई थी, क्योंकि पिछले बार उसका बेटा अस्पताल में था और उसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब वह वकील बनना नहीं चाहती। अभियुक्त चाहता है कि वह वकील बने, जबकि उसका सपना कुछ और ही है। उसे बिजनेस वुमन बनना है और इतना नाम कमाना है कि अभियुक्त भी हैरान हो जाए कि उसकी बीवी ऐसा भी कुछ कर सकती है। ये सोचकर वह अभी को देखती है और अपनी मुट्ठी बना लेती है और कहती है, मुझे एग्जाम नहीं देना है। अभी हैरान हो जाता है और कहता है, व्हाट डू यू मीन? क्यों एग्जाम नहीं देना है? ये बहुत जरूरी है, तुम्हें पता है ना। और तुम एग्जाम नहीं दोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें एग्जाम देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर अंतरा गुस्से में कहती है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूंगी, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। अभियुक्त कुछ देर तक उसे देखता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम वही करो, पर तुम्हारे पास बस 1 साल का वक्त है। अगर 1 साल के अंदर तुम सक्सेसफुल नहीं होती तो तुम्हें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और जो मैं चाहता हूँ तुम्हें वही बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास बस 1 साल है। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, मेरे लिए ये काफी है। ये बोलकर वह अभी को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। अभियुक्त अपने दिल पर हाथ रखकर दीवार से टिक जाता है और कहता है, मेरी जान, तुम्हारे इसी तेवर को देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे इस तेवर को देखकर। सोच भी नहीं सकता कि इतना मजा आने वाला था। वैसे भी आग में घी डालना पड़ेगा ताकि और भड़क सके, और मैं यही करने वाला हूँ। तभी उसके पीछे खड़ा असिस्टेंट कहता है, पर इसके लिए आपको खुद पर थोड़ा काबू रखना पड़ेगा, खासकर रात में, वरना क्या पता अगले साल वह सक्सेसफुल हो या ना हो, पर एक और गुड न्यूज़ मिल जाए। ये सुनकर वह दांत पीसते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वह तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, यही कि आपकी जो हरकतें हैं उससे वह 2 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी और अगले साल तक एक और बच्चा, फिर 3 बच्चे हो जाएंगे, और अगर इस बार भी ट्विंस हुए तो 4 बच्चे हो जाएंगे। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक साथ 4 क्या 100 बच्चे भी पाल सकता हूँ, और पूरी जिंदगी बिना काम किए हम सब आराम से रह सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे साथ किसी को भी कुछ ना करना पड़े, बैठकर भी खा सकते हैं। बड़े आए बोलने वाले, वैसे तुम्हारे पास भी मौका है, शादी कर लो, अपने लिए किसी को ढूंढ लो। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। ये सुनकर अभियुक्त मुस्कुराकर कहता है, देखता हूँ इस बार कैसे नहीं होता। इस बार हमारे मरने का वक्त आते हुए तुम्हारे साथ भी कुछ और ही होगा। वह मुस्कुराकर कहता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मालिक। वैसे भी इस बार कुछ और ही होने वाला है। आप सम्राट बन जाएंगे काली दुनिया के, क्योंकि इसी गाड़ी की वजह से आपको मारा गया था। सबको पता है आप ही असली सम्राट हैं, और इसी वजह से विधि के विधान को बदलना पड़ा था। आपको मार दिया गया था और इसी वजह से ही आपको दूसरा मौका मिला है, क्योंकि आपके नसीब में यही था सम्राट बनना। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, आई रिमेंबर दिस वेल, बट मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस एक अच्छा हस्बैंड बनना है, अपनी बीवी को सेटिस्फैक्शन देना है, उसके साथ खड़ा रहना है। वह बहुत प्यारी है, मुझे वह बहुत पसंद है, मैं जब चाहे तब उसके साथ प्यार करना चाहता हूँ। शादी का क्या है, वह संभाल लेगी और मैं उसे संभाल लूँगा। ये सुनकर अग्नि कहता है, कब से इतना ज़्यादा शिद्दत आने लगी है? वह मुस्कुराते हुए कहता है, ज़्यादा नहीं, बस 2 दिन पहले, जब सब कुछ सही हो गया, हमारा पुनर्जन्म हुआ, तब से। वैसे मेरा पहले हो गया था, उसका 1 दिन बाद हुआ है, और मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है। जो होता है वह होने के लिए ही होता है, इसे होने से कोई नहीं रोक पाता। उसकी बातें सुनकर अग्नि उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तब तो इस बार आपके और भी बच्चे हो जाएंगे। वह हंसते हुए कहता है, होने में क्या है, बच्चे होने ही हैं, पर मैं देखना चाहता हूँ इस बार वह क्या करती है। इस बार भी क्या वह इतनी ही बेवकूफ़ रहेगी या चालाकी से अपना काम करेगी? और मैं उसे उसकी शक्तियों के बारे में नहीं बताऊंगा। वह खुद पहचानेगी, खुद जानेगी कि वह क्या है, क्या थी और अब क्या बन चुकी है। ये सुनकर अग्नि कहता है, लेकिन ये बात आपको उसे बता देनी चाहिए थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप खुद ही मुश्किलों को बुला रहे हो। आपको उसे सिखाना चाहिए, क्योंकि आप होने वाले सम्राट हो और आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वह मुस्कुराते हुए कहता है,
पता है, मुझे अच्छे से पता है। ये बोलकर अभियुक्त कल रात अपने और अपने प्यार एप्पल के बीच जो हुआ था उसे इमेजिन करने लगता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, फिलहाल के लिए मुझे बेडरूम में जाना है उसके साथ, ताकि मैं और दर्शन कर पाऊं, और शायद कुछ और बच्चे भी। ये सुनकर अग्नि अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, शर्म करो बुड्ढे आदमी, वह बस 20 साल की है और तुम 32 के। अगर सही वक्त पर शादी करते तो तुम्हारी 16-17 साल की बेटी होती, और आजकल के जनरेशन को देखकर अगर तुम भी वैसे होते तो तुम्हारी बीवी जितनी ही उम्र की बेटी होती। बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है तुमने, बुढ़े। अगले ही पल अभियुक्त उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और अजीब ढंग से उसकी नसों को दबाते हुए कहता है, जैसे मैं तुम्हें बना सकता हूँ वैसे मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूँ, इसलिए अपनी जबान पर लगाम दो। क्या पता कब मैं अपने असली रूप में आ जाऊं और विनाश कर दूं तुम्हारा। वह मुस्कुराता है और कहता है, 2 मिनट के लिए कर भी दोगे, फिर से खुद ही बना लोगे। पता है मुझे, मालिक। ये कहते हुए वह एक छोटे से काले और हरे सांप में बदल जाता है और अभियुक्त की उंगली से लिपटकर गायब हो जाता है। ये देख अभियुक्त अपनी उंगली को अपने चेहरे के करीब लाकर कहता है, वापस आ जाओ। तभी वह छोटा सांप फिर से उसकी उंगली से बाहर आता है, उससे लिपट जाता है और अपना सिर उठाकर जुबान निकालता है। अभियुक्त उसे देखकर कहता है, तुम्हारा सारा जहर उतार दूं। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, आलसियों की तरह दिन रात आराम करते रहते हो। जाओ, जाकर मेरे और मेरी प्यारी लिटिल एप्पल के लिए रोमांटिक डिनर का अरेंजमेंट करो। ये कहकर वह अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और अपना हाथ जमीन की ओर करता है। सांप उसके हाथ से उतर जाता है और वहां से गायब हो जाता है। उसे दूर जाते देख अभियुक्त खड़ा हो जाता है। तभी तेजी से हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं। उसकी आंखें गहरे काले से गहरे हरे रंग में बदलने लगती हैं। तभी बहुत जोर से बिजली चमकती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वह भी वहां से गायब हो जाता है, जैसे वहां कोई था ही नहीं। दूसरी तरफ अंतरा इंतजार कर रही थी कि अभियुक्त आएगा, पर वह आया ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी गया कहाँ। 29 मुझे खामोशी बहुत पसंद है। अभियुक्त का अंतरा इंतजार कर रही थी। तभी कोई उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। वह घबराते हुए पीछे देखती है तो यह अभियुक्त होता है। वह गहरी सांस लेती है और गुस्से से कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या तुम पागल हो गए हो? वह मुस्कुराते हुए कहता है, अब होने के लिए बाकी ही क्या है? बस पागल होना बाकी है, मैं वो भी हो जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा उसे हैरानी से देखती है और कहती है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बहुत ही अजीब लग रहा है। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, कभी कभी खुद को थोड़ा बदलना जरूरी होता है, चाहे वह अच्छाई से हो या बुराई से। दोनों तरफ ही मेंटेन करना चाहिए। इस बात को ध्यान से याद रखना, भूलना मत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोलकर वह उसके गाल को थपथपाता है और फिर उसके सर को चूमता है। उसे कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। सामने देखा तो ड्राइविंग सीट पर उसका असिस्टेंट अग्नि बैठा हुआ था। उसके कान में ईयरबड्स लगे हुए थे और वह किसी से बहुत ही गंभीरता से बात कर रहा था। इधर अभियुक्त अंतरा के खूबसूरत होठों को देखते हुए उसे एकदम से अपने करीब खींच लेता है और कहता है, मैं जितना तुम्हारे होठों को देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। अंतरा उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सामने अग्नि बैठा हुआ है और यह आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे घबराता देखकर वह मुस्कुराता है और पार्टीशन ऑन कर देता है। वह कहता है, यहाँ पर तुम और मैं बस अकेले हैं और कोई नहीं है। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, मुझे पता है, लेकिन ये करना बंद करो। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम पहले नॉर्मल थे, तभी अच्छे थे। वह मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा पति फिर से तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करे? ऐसा बन जाए तो मुझे अच्छा लगता है टॉर्चर होना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हर किसी का टेस्ट होता है। किसी को टॉर्चर पसंद है, किसी को रोमांस पसंद है, किसी को सॉफ्ट रोमांस पसंद है, और तुम्हें तो टॉर्चर पसंद है। बेबी, पेन को फील करोगी तभी तो प्लेजर को फील करोगी। अंतरा उसकी अजीबोगरीब बातों को सुनकर उसे दूर धक्का देती है और गुस्से से कहती है, ऐसी अजीबोगरीब बातें कहना बंद करो। मुझे तुम्हारी ऐसी बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अंतरा की बातें सुनकर वह हंसता है और कहता है, चलो अभी तो कोई नहीं देखेगा, थोड़ा प्यार कर ले। ये बोलकर वह एकदम से अंतरा को अपनी गोद में बिठा लेता है।
अंतरा गुस्से से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देती हुई कहती है, बंद करो प्लीज। अभियुक्त हंसते हुए कहता है, बस 2 ही तो दिन हैं, उसके बाद मैं गायब होने वाला हूँ। तुम खुद मुझे ढूंढोगी, मुझे बुलाओगी, पर मैं नहीं आऊंगा। ये दूरी कुछ ज्यादा ही होने वाली है, क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा है और तुम्हें अकेले जाना है। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा पीछे से। तुम फिक्र मत करना, क्योंकि वह लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तुम्हारा सामना किसी आम इंसान से नहीं होगा। उसकी बातों को सीरियसली लेते हुए अंतरा कहती है, क्या तुम जानते हो सब कुछ? तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? वह मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत कुछ छुपा रहा हूँ, पर तुम्हें खुद को ही पता लगाना है। मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगर मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी करना है तुम्हें खुद से करना है। चलो, सब कुछ खुद से करो। ये बोलकर वह उसके होठों पर उंगली रख देता है और अंतरा ध्यान से उसकी काली आंखों में देखती है, जो धीरे धीरे हरी हो रही हैं। अंतरा की नजरें उसकी आंखों में खो रही थी, जैसे अभी उसे मदहोश कर रही हो। अगले ही पल अभियुक्त उसे कसकर पकड़ लेता है और उसके बालों को अपने एक हाथ से मुट्ठी में पकड़ लेता है। उसके चेहरे को अपने करीब जाकर उसके होठों को चूमने लगता है। अंतरा उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और उसके ऐसा करने से अभियुक्त की शर्ट के 2 बटन खुल जाते हैं। पर इस पर उन दोनों का ही ध्यान नहीं था। गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, वहीं पर ही खड़ी थी। कुछ ही देर में वहां पर एक और सफेद गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की निकलती है, जो 15-16 साल की थी। उसके साथ एक आदमी और एक औरत उतरते हैं। वह और कोई नहीं, सिया और उसका पति यानी कि अंतरा का भाई अखिल है। ये 15-16 साल की लड़की अंतरा की भतीजी ऋषिका है। ऋषिका आसपास देखते हुए उसे गाड़ी की तरफ देखती है और उसे गाड़ी में उस शख्स को देखकर उसके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वह गुस्से से सिया को देखते हुए कहती है, मम्मी देखो वह दोनों। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की ने मेरे अभियुक्त को छीन लिया। ये सुनकर सिया कहती है, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अभियुक्त तेरा ही है, उसे हम कभी न कभी अपने रास्ते से हटा देंगे। तू क्यों इतना फिक्र कर रही है? अभी तो इस बार के लिए वह बच गया है, पर अगली बार नहीं बच पाएगा। तो बिल्कुल फिक्र मत कर। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, अभियुक्त को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर सिया कहती है, अभी तुझे कुछ भी नहीं करना है। अभी तो काफी छोटी है तू, अभी बड़ी हो जाए, अभी तेरे दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए। वैसे भी तुझे तेरे मॉडलिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी यह सब हम संभाल लेंगे। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, पर मैं बात करना चाहती हूँ अभियुक्त से। ये सुनकर सिया कहती है, कोई बात नहीं, कल मिलने चले जाना, कल हम सब मिलकर जाएंगे मिलने, तब बात कर लेना उनसे। ये सुनकर वह ओके कहती है और अभियुक्त के हैंडसम से चेहरे को इमेजिन करते हुए कहती है, ओके मम्मी, आप जैसा बोले, पर याद रखना आपको आपका वादा पूरा करना है। अभियुक्त की शादी मुझसे करवाना है। अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बिकॉज मुझे आप पर भरोसा है। मुझे पता है आप जो बोलते हो वह करती हो और मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। इधर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा अग्नि ध्यान से उसे 15-16 साल की लड़की को देख रहा था। सर से लेकर पैर तक लड़की ने सफेद स्कर्ट और पिंक क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके गले में एक चमकता हुआ डायमंड नेकलेस था, हाथ में चमकता हुआ ब्रेसलेट, कानों में डायमंड ईयरिंग्स, पैरों में पिंक हाई हील। वह सच में बिल्कुल बाबी डॉल जैसी थी। कुछ देर तक उससे देखने के बाद वह अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है और सपने में ही बड़बड़ाता है, सच में जो चीज बाहर से अच्छी दिखती हो अंदर से भी अच्छा होगा, यह जरूरी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर अभियुक्त दूसरी तरफ से कहता है, और जरूरी यह भी नहीं है कि जो चीज बाहर से खराब हो वह अंदर से भी खराब होगा, अच्छा भी हो सकता है। अभियुक्त की उल्टी बातें सुनकर अग्नि को गुस्सा भी आ रहा था, पर वह क्या ही कर सकता था, है तो उसका मालिक ही ना। अगर वह कुछ बोल दे तो फिर उसका पत्ता कट जाएगा। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक है। इसके पास अब इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है कि यह कुछ भी कर सकता है। पुनर्जन्म होने के बाद से ही इसे इतना ताकत मिला है, या फिर और मिलेगा। ऋषिका बस गाड़ी को ही देख रही थी। इधर अभियुक्त ने जानबूझकर गाड़ी के विंडो को खोलकर रखा है ताकि ऋषिका ये सब देख सके। उसे मजा आ रहा था ये सब करने में, और उसकी सोच के अकॉर्डिंग ऋषिका को गुस्सा भी आ रहा है। इधर अंतरा अभियुक्त को देखते हुए गुस्से से कहती है, तुम मुझे सच सच बताओगे क्या चल रहा है?
क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम्हारा भी? उसने इतना ही बोला, तभी अभियुक्त उसके होठों पर अपने मिडिल फिंगर को रख देता है और कहता है, चुप करो, खामोश रहो। मुझे खामोशी बहुत पसंद है। उसकी बातें सुनकर अंतरा उसकी उंगली को अपनी आंखों को नीचे करके देखती है, जो उसके होठों पर है। अभियुक्त ध्यान से उसकी आंखों को देख रहा था। चौथी, ये दूरी कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है। अंतरा गुस्से से अभियुक्त को देख रही थी और अभियुक्त उसका हाथ पकड़कर खड़ा है। अभियुक्त वक्त की आंखें अब थोड़ी लाल लग रही हैं और उनमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, जिसे स्मेल करते ही अंतरा गुस्से से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मना किया था ना, यह अल्कोहल नहीं चलेगा। बच्चे हैं घर में, आपको शर्म नहीं आती? वह मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या हुआ, आखिरी मुलाकात है ना हमारी। ये सुनकर अंतरा हैरानी से कहती है, क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? वह मुस्कुराते हुए कहता है, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर कहने के लिए बहुत कम शब्द हैं। अंतरा गुस्से से कहती है, क्या मतलब है? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। वह हंसते हुए कहता है, घर में आते ही फिर से संस्कारी बीवी बन गई, तुमसे सीधे आप पर आ गई। बाहर जाते ही आपसे सीधे तुम पर आ जाओगी। आई डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज ये दूरी कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है और तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना है। ये कहकर वह अंतरा को और करीब खींच लेता है। अंतरा उसे धक्का देकर कहती है, मुझे केक खाना है, मुझे भूख लगी है। ये कहकर वह केक की प्लेट उठाती है। उसे जल्द से जल्द इस केक को खत्म करना है, पर अभियुक्त उसके हाथ से केक ले लेता है और कहता है, अपने पति के साथ शेयर करके नहीं खाओगी। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, छोड़ो मुझे अभी। वह मुस्कुरा कर कहता है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हें, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वह गुस्से से कहती है, मेरा केक दे दो। अभियुक्त केक को अपने होठों से लगाता है और अगले ही पल उसके जबड़े को पकड़कर केक को उसके मुंह में डाल देता है और खुद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपने होंठ रख देता है। उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है और अंतरा बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। कुछ देर बाद अभियुक्त उससे थोड़ा दूर हटता है और कहता है, चलो बाहर देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हें पैकिंग भी तो करनी है ना। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ इस बार। ये सुनकर वह मुस्कुराकर कहता है, बीवी हो, करना जरूरी है। तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? वह गुस्से से कहती है, नौकर करेंगे। ये कहकर वह अपने मुंह को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए बाहर आ जाती है और सीढ़ियों के पास खड़ी होकर अपने बच्चों को देखने लगती है। दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे थे और देविका जी और अभिनव जी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर वह जल्दी से बच्चों के पास भागती है और दोनों को एक दूसरे से अलग करते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी ने मना किया था ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, फिर भी ऐसा ही कर रहे हो। आप दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सुनकर दोनों बच्चे गुस्से में एक साथ बोलते हैं। उनकी बातें सुनकर वह अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है, अरे बाबा, शांत हो जाओ तुम दोनों। चॉकलेट केक खाना है कि नहीं? ये सुनकर दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर अंतरा से लिपट जाते हैं। अंतरा उन दोनों को लेकर कमरे में चली जाती है, क्योंकि उन दोनों ने खेलते हुए खुद को गंदा कर लिया था। फिर से अंतरा को उन्हें नहलाना पड़ गया। अंतरा दोनों बच्चों को नहला देती है और फिर खुद ही उन्हें कपड़े पहनाती है। कपड़े पहनाने के बाद उन दोनों को बाहर भेज देती है और खुद नहाने लगती है। वह गुलाब के पानी से अपने बाल धोती है और अपने पूरे बदन को साफ करती है। ये सब कुछ अभियुक्त ने अरेंज करके रखा था, क्योंकि उसे पसंद है जब भी उससे गुलाब वाली महक आती है। अच्छे से नहाने के बाद वह टॉवेल लेती है और अपने बालों पर लपेट लेती है। फिर अपने कपड़े लेने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ महसूस होता है और तभी लाइट ऑफ हो जाती है। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मोमबत्ती लिए अभियुक्त उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह डरते हुए आंखें खोलती है। सामने अभियुक्त मुस्कुराते हुए खड़ा है। उसे देखकर वह घबराते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरी मुलाकात को यादगार बनाना चाहता हूँ और सारी गलतफहमियों की दीवारें दूर करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ये सुनकर अंतरा उसे दूर धक्का देते हुए कहती है, छोड़ो भी, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मुझे तैयार होने दो। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रोमांटिक डिनर डेट पर जाना है, इसलिए तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लाकर रख दिए हैं। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, नहीं, मुझे नहीं पहनना, मुझे बाहर जाने दो। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हें नहीं पहनना,
ये कहकर वह उसके सारे कपड़े उठाकर पानी में फेंक देता है। वह परेशान हो जाती है और तौलिए को अपने बालों से खोलकर खुद पर लपेटने लगती है। तभी वह तौलिए को भी पानी में फेंक देता है और कहता है, चलो अब इसे पहन लो। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, तुम बहुत बुरे आदमी हो, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अब गुस्सा करना है तो कर लेना, फिलहाल के लिए तैयार हो जाओ। वह गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे पता है कि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह मान जाती है। अभियुक्त बाहर चला जाता है और वह कपड़े पहन लेती है। यह एक बॉटल ग्रीन कलर का वन शोल्डर कॉकटेल गाउन है, जिसमें थाई के पास से नीचे तक कट है। दूसरा शोल्डर फुल था। इसके साथ बॉटल ग्रीन कलर के डायमंड ईयररिंग्स और नेकलेस हैं, जो काफी खूबसूरत हैं। वह इन्हें भी पहन लेती है। अपने बालों को सुखाकर मेसी बन बना लेती है। सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहनती है, जो वह हमेशा पहनती है। अंतरा हल्का मेकअप करके बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही दोनों बच्चे उसे गले लगा लेते हैं। उसका बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी आप बहुत खूबसूरत हो, मैं बड़ा होकर आपसे शादी करूंगा। ये सुनकर सिद्धि उसके सिर पर थपकी मारते हुए कहती है, बेवकूफ अभियुक्त, तुम्हें पता नहीं है, पापा पहले से मम्मी के लिए फिक्स है, इसलिए मम्मी तुमसे शादी नहीं करेगी। तुम्हें तो कोई और मिलेगी, वो भी बूढ़ी सफेद बालों वाली। मम्मी तो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर अभी रोते हुए कहता है, मम्मी यह क्या बोल रही है, मुझे नहीं मिलेगी आप जैसी कोई। अंतरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा जरूर मिलेगी ना, तब तक के लिए मम्मी है ना। ये कहकर वह उन दोनों को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ अभियुक्त उनके पीछे ही खड़ा था और गुस्से से अपने बेटे को देख रहा था। उसे अपने बेटे से जलन हो रही थी, क्योंकि अंतरा उसे फीडिंग करवाती है, प्यार करती है, उसके गाल खींचती है, उसे अपने साथ सुलाती है, खिलाती है। इतना प्यार तो अंतरा उसे भी नहीं देती जब तक वह खुद ना कहे। ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। अभी को कुछ याद आता है और वह आंसू साफ करते हुए कहता है, मम्मी मम्मी आप दोनों अकेले जाओगे। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, हाँ हम दोनों अकेले जाएंगे, तुम दोनों दादा दादी के साथ रहना। ये सुनकर अभी गुस्से से कहता है, नहीं, अगर ऐसा ही करना था तो हमें दुनिया में क्यों लाए, हमें भी साथ लेकर चलो। अंतरा उसकी उंगली पर हाथ रखकर कहती है, ऐसा नहीं बोलते बच्चा, हम आपको लेकर जाएंगे। उसने इतना ही कहा था कि तभी अभियुक्त दूसरी तरफ कहता है, बिल्कुल नहीं, हम इन दोनों को नहीं लेकर जाएंगे। अंतरा खड़ी हो जाती है और उसके पास आकर गुस्से से कहती है, अगर बच्चे नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अभियुक्त उसे खींचकर उसकी कमर को पकड़ लेता है और इंटेंस होकर कहता है, ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह खूबसूरत लगती रही तो मैं पागल हो जाऊंगा, भूल जाऊंगा कि यह वह जगह नहीं है। बस बच्चों को हटाना जरूरी है, बाकी मैं शुरू कर दूंगा काम। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि वह अंतरा को पाने के लिए कितना पागल हो रहा था। इधर अंतरा गुस्से में उसके पैर पर लात मारते हुए कहती है, पागल बेशर्म आदमी कहीं के, 2 बच्चों के बाप बन चुके हो, अभियुक्त भी ऐसे